बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, कोई नहीं जो इससे महफूज रह सके। ऑनलाइन फ्रॉड हैं, मोबाइल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि इंसान हैरान परेशान रह जाता है। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उसके साथ ये हो सकता है। बैंकिंग फ्रॉड अलग से हो रहे हैं, कोई किस तरह इनसे बच सकता है और किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके और फिर आप इन फ्रॉड से बचने की कम से कम कोशिश तो कर सकें। क्योंकि एक दफ़ा फ्रॉड हो गया, आपकी रकम निकल गई, आपके साथ जालसाजी होगी, आपके नाम पर कुछ इस तरह का फ्रॉड हो गया, तो फिर बस भागते फिरो और इदारों के पीछे भागो। कहाँ से आप अपनी रकम निकलवाएंगे, कैसे अपनी साख बचाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। मेरे साथ हैं जाबिर वक्कास, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और इन मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाबिर। वालेकुम अस्सलाम। जाबिर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बताएं, ज़्यादातर इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड क्या हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं? सबसे ज़्यादा फ्रॉड तो आपके मोबाइल के ज़रिए हो रहा है। आपका अपना मोबाइल ही आप खुद ही अगले के हवाले कर देते हैं। हुआ होता ये है कि आप अपने जो व्हाट्सएप है, जिसकी आप कॉल इसलिए मिलाते हैं या इसके ऊपर कि आप सेफ रह सकें, आपकी कॉल रिकॉर्ड ना हो सके, या आप जो है वो सिक्योरिटी डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी कम्युनिकेशन कर सकें। लेकिन असल इशू ये है कि जब इसके ऊपर एक कोड आता है, आप उसको क्लिक कर लेते हैं, उससे एक नया कोड जनरेट होता है और वो शख्स जो कि आपका व्हाट्सएप हैक करना चाह रहा है, उसको वो कोड चला जाता है और उसके बाद वो उसी कोड को इस्तेमाल करते हुए आपका व्हाट्सएप हैक कर लेता है। दूसरे, आप चूंकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं अप्लाई करते व्हाट्सएप के ऊपर, इसलिए व्हाट्सएप वाला हैकर जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम एक्टिव है। वो सबसे ज़्यादा आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स को जो है वो हैक करता है। इसमें दो तरह के फिर फ्रॉड होना शुरू होते हैं। एक तो आपकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों को फ़ोन करना और इस तरह जाहिर करना कि वो आपके बहुत करीबी है, या यही बन के कि जैसे वो आप ही बात कर रहे हैं तो लोगों से पैसे लेना। और वो क्या करते हैं कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं अभी फ़ोन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी पैसे भेजो और ये वाला अकाउंट नंबर है, इस पर भेज दो। वो 3 से 4 मुख्तलिफ अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो कि हम राह चलते मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि सिमें फ़रोख्त हो रही हैं, तो उन सिमों के ऊपर जो बनाए हुए ईजी पैसा या जैज़ कैश या दीगर अकाउंट्स हैं, उनके ज़रिए ये पैसे मंगवाते हैं। 4 से 5 मुख्तलिफ अकाउंट्स में जो है वो मनी ट्रेल चलती है और फिर आखिरी अकाउंट से पैसे निकलते हैं और बाद में पता लगता है कि वो शायद किसी दूर दराज के पंजाब के गाँव की किसी खातून के नाम है, जिसको पता ही नहीं है कि वो सिम उसके नाम पे निकली हुई है। उनको तो किसी बाजार में शायद ये भी कहा जाता है कि 1 किलो चीनी के बदले अपनी सिम ले लें, जबकि वो जो सिम है वो किसी और के इस्तेमाल में आ जाती है फ्रॉड के लिए। ठीक है, तो ये एक ट्रेल है जो कि मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल की जाती है और लोगों के हज़ारों, लाखों और करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं। तीसरी बात यह है कि जिसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, उसकी अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने ले ली है तो वो उसको वापस करने के बदले भी पैसे मांगता है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह डार्क वेब के ऊपर होता है कि बड़े हैकर जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ अदारों के जो डाटा है उनको चोरी कर लेते हैं और फिर वो पहले कहते हैं कि हमने अकाउंट्स में से डाटा निकाल लिया है, अगर आपको ये वापस चाहिए तो इतने मिलियन, करोड़ या डॉलर जो हैं वो वापस हमें दें, अगर नहीं देते तो फिर हम इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो फिर जाहिर है कि आपका डाटा कहीं ना कहीं किसी के लिए कीमती है और वो आपके डाटे के लिए डार्क वेब के ऊपर जाकर पैसे पे करेगा और फिर उस डाटा को ख़रीद लेगा। तो ये एक ऐसी ब्लैक मार्केट है जिसमें अरबों डॉलर का सरमाया इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इस तरह का फ्रॉड करते दिखाई देते हैं। और OTP एक जो कोड आता है जिसके ज़रिए जो है वो आपके जो है वो चीज़ें हैक हो जाती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और आजकल जो फ्रॉड ज़्यादा चल रहा है वो ये है कि आपको फेक कॉल आएंगी और उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपका जो पार्सल है वो फ़लाँ जगह पड़ा हुआ है, तो अगर आप फौरी तौर पे नहीं पहुंचेंगे या फौरी तौर पे उसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो वो वापस चला जाएगा। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपने सिर्फ ये सोचना है कि क्या वो पार्सल वाकई आपने ऑर्डर किया था। असल बात यह है कि आपने ऑर्डर ही नहीं किया पार्सल। जब आपने ऑर्डर पार्सल किया होगा तो वो आपको भी याद होगा ना। और अगर आपने कोई ऑर्डर पार्सल किया, मंगवाया है, तो वो उसके पैसे तो आपने उस वक्त देने हैं जब वो आप तक डिलीवर हो जाएगा। ठीक। ठीक है, और अगर आपने किसी से मंगवाया है और उसको एडवांस पैसे दिए हैं, तब भी उसका नंबर आपको पहले से पता है कि मैंने किस दुकान से मंगवाया, उस दुकान वाले का नंबर क्या है। आपको मुख्तलिफ कॉल्स आती हैं कि हम फलां मोबाइल कंपनी से फ़ोन कर रहे हैं और आपका ये वाला पैकेज ऑन हो गया है, इस पैकेज के मज़ीद आगे प्रोसेस के लिए आप जायज़ कैश करवाएं, आप पैसे ट्रांसफ़र करें, आप फलां चीज़ ईजी लोड करवाएं।
मुख्तलिफ तरीके से उसी कंपनी के अकाउंट्स में पैसे मंगवाएंगे। लेकिन सबसे पहले सोचने की ये बात है कि वो जो आपको फ़ोन आ रहे हैं वो किस नंबर से आ रहे हैं। क्या वो यूफोन से आ रहे हैं? क्योंकि यूफोन का या जैज़ का या वारिस का, टेलीनार का, जोंक का एक अपना एक तरीकाकार है, एक नंबर से कॉल करते हैं। उनकी एक स्पेसिफिक नंबर होता है। स्पेसिफिक नंबर है, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे सिम है और इंटरनेट की कॉल से मुतासिर होकर जिसमें 4 फिगर का एक नंबर आ रहा होता है, 4 डिजिट्स होंगे और वो नंबर आपको फ़ोन करेगा। आपको लगेगा कि शायद जो है वो ये कोई कंपनी का नंबर है जो इस तरह सिर्फ 4 डिजिट्स में शो हो रहा है, लेकिन ये भी फेक कॉल होगी। इसी तरह आपको आजकल चूंकि लोगों के चलान होना शुरू हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, चाहे वो लाहौर है चाहे वो कराची है, तो लोग जो हैं वो इससे अवेयर होने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका चालान ना ही हो। लोग अगर कोई बता देता है कि आपका चालान हो गया तो उन्हें परेशानी सी हो जाती है। सेम लाइक के हुकूमत ने ये ऐलान किया कि अगर आपके 10,000 से या 20,000 से ज़्यादा चालान हो जाएंगे तो फिर आपको पेनल्टी पड़ना शुरू हो जाएगी, आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे, आपको साथ साथ जुर्माना इसके अलावा भी देना पड़ेगा। एक तो चालान का जुर्माना, एक दूसरा जुर्माना है जो आपको देना पड़ेगा। तो उस सेंस में अब जो फ्रॉड करने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो आपको एक मैसेज जनरेट करते हैं और आपको उस मैसेज के अंदर ये लिखा मिलता है कि आपका फ़लाँ जगह चालान हुआ है और आप जो है वो ये वाला लिंक इस्तेमाल करके या पे करें वरना आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। अब जो पेनल्टी से घबरा के उनके दाम में फंस गया तो वो तो अपने पैसे लगवा बैठेगा, लेकिन जो सोचेगा सबसे पहले कि वो जो मैसेज आया है कहाँ से आया है, जो सेफ सिटी का मैसेज आता है जिसके ज़रिए वो बताते हैं कि अकाउंट पैसे आए हैं या आपका चालान हो चुका है, वो एक उनकी वेबसाइट का और उनका ओरिजिनल नंबर होता है जिसके ऊपर टेलीफोन नंबर नहीं आता। ठीक, उसमें बिल्कुल वैसे ही आता है जिस तरह अगर आप किसी भी मोबाइल सिम का कोई पैकेज अपडेट करते हैं तो वो उस पैकेज का नाम आ रहा होता है या उस सिम का या उस मोबाइल कंपनी का नाम आ रहा होता है। वो शायद कभी चार डिजिट्स का कई दफ़ा होता है। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, दोनों मेरे साथ इस तरह से हुआ, दोनों तरह का फ्रॉड होने की कोशिश हुई। एक तो ये व्हाट्सएप का जो आप बता रहे हैं, दूसरा ये कि अभी भी मैंने आपको दिखाया था कि ये जी आपका ये चालान हो गया हुआ है, आप पे करें वरना पेनल्टी पड़ जाएगी। अच्छा, कुछ अर्से के बाद दोबारा आया कि जी आपको कहा गया है, आपने फिर भी पे नहीं किया, या आपका चालान हुआ है। और जो नीचे लिंक दिया हुआ है वो बिल्कुल उस तरह की वेबसाइट ही है कि जी पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन से मिलती पंजाब है। वो तो बस मुझे जहन में आया, अल्लाह ने बचाना था, वरना यहाँ कौन बच सकता है। मैंने अपने भाई को भेजा, उसने कहा मैं चेक करता हूँ आपका कोई चालान। कहा जी कोई चालान नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये तो आप जो नंबर भेज रहे हैं तो एक आम सिम नंबर है, इस तरह का तो नहीं आता। फिर जाकर वेबसाइट से चेक किया तो पता लगा कि नहीं है। और कुरियर वाला तो ये आए दिन हो रहा है, आए दिन हो रहा है कि आपका एक बैग आया हुआ है, आप ये ले जाएं वरना वापस चला जाएगा। ये सारा कुछ हो रहा है। ये बात आप मुकम्मल करें जो आप बता रहे हैं, लेकिन साथ एक और चीज़ है कि आपको फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हम फ़लाँ इदारे से हैं और ये बताइए कि जी आपकी हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये हमें पता है। कईयों को आपके नाम का पता होता है या कुछ ना कुछ आपका एड्रेस या आपके भाई या किसी न किसी का कुछ पता होता है, या कहते हैं आपका ये भतीजा है जी हमारे पास है, ये इसने ये पकड़ा गया है और मैं SHO बात कर रहा हूँ या फ़लाँ बात कर रहा हूँ, तो ये देख लें फिर आप, वरना इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर दें, हम अभी छोड़ देते हैं। अच्छा, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये चांस होता है कि अच्छा आपके हाँ नाम का मेरे कोई भांजा इस तरह का कोई दूर का रिश्ता, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि कज़न के भी है, दूर के किसी रिश्तेदार का बच्चा भी है तो हम उसको भतीजा भांजा ही कहते हैं। तो KG अपने आप को आपका भतीजा बता रहा है, भांजा बता रहा है, इसका नाम फलां है, XYZ, कोई भी नाम जो आम नाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं होता है। तो एक दफ़ा मुझे कॉल है, मैं खुद भी परेशान हो गया। मैंने कहा आप कौन से थाने से हैं, नाम फलाना जी ये वो। अच्छा, मैंने कहा मैं भी करवाता हूँ। उसके बाद कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ, वरना वो उधर से ही उसका दिल था कि भाई ये आप कोई पैसे लेन देन का फलां पे ट्रांसफ़र कर दे तो हम छोड़ देते। अच्छा, ये इसमें सबसे पहली बात ये है कि एक तो आपका जो फ़ोन नंबर है वो अमूमी तौर पे अब लोगों का फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो गए हैं। मैं अब किसी को कॉल करता हूँ तो साथ में मेरे अदारे का नाम जाता है। उसके पास मेरा नंबर सेफ नहीं है लेकिन मेरे अदारे का नाम उसको शो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है कि मैं एक किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, जिस भी इदारे में काम कर रहा हूँ वो मुझे मेरे जितने भी ऑफिशियल चीज़ें हैं उनको वेबसाइट के साथ लिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन ये हो चुका है कि इंटरनेट ऑन होता है मोबाइल का, तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ मोबाइल के अंदर कि जब आपको कोई फ़ोन करता है तो उसका नाम शो हो जाता है कि ये किस नाम से कौन शख्स है और कहाँ पे काम करने वाला आदमी है। तो सेम लाइक ये कि इसी तरह कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आ चुकी हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी रैंडम नंबर को चेक कर सकते हैं कि किसके नाम है और कहाँ का ये रिहायशी है। इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप ये देखेंगे गुज़श्ता दिनों एक अलर्ट जारी हुआ था
कि लोगों को न्यू ईयर नाइट पर मुख्तलिफ पैगामात आ सकते हैं, जो कि शायद आपको लगेगा कि ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के मौके पर मुझे किसी ने इनामी स्कीम में शामिल किया है। अच्छा। तो ये इस तरह के जो फ्रॉड हैं ये वर्ल्ड वाइड होते हैं। अमेरिका में रहने वाले शख्स के साथ भी हो सकते हैं, यूरोप में रहने वाले शख्स के साथ भी होते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले शख्स के साथ भी हो रहे हैं। कि वो आपको लगता है कि शायद न्यू ईयर नाइट पे किसी ने मुझे कोई गिफ्ट किया है, तो वो कहते हैं कि जी आप ये फ़लाँ चीज़ को ओपन करें, फ़लाँ लिंक को ओपन करें, और उसके बाद आपका हर चीज़ हैक हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर सबसे बड़ा इशू ये है कि FIA या NCCIE ये कहती है कि हमारे फ़लाँ लिंक के ऊपर जाएं और अपनी एप्लीकेशन का इंदराज करवा दें, ठीक। ताकि आपका अगर व्हाट्सएप हैक हो गया और उससे कोई मुजरमाना सरगर्मी हो रही है, तो वो आपके ज़िम्मे ना आए, पता हो कि ये किसी ने हैक करके इसके ज़रिए कुछ गैरकानूनी तौर पे किया है। लेकिन उसको रिकवर जो है वो व्हाट्सएप ने ही करना है। सबसे पहले आप उस जीमेल को चेक करेंगे जिसके साथ वो लिंक किया हुआ है। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, चाहे आपका फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक पे आप ये देखते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो ख़ासतौर पे जो अब्रॉड बैठे हुए हैं उन्हीं के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और फिर उनकी जो प्रोफाइल में मौजूद लोग होते हैं उन्हीं को फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के साथ साथ उनको मैसेंजर पे मैसेज आता है कि यार मैं फलां जगह बाहर बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे पैसे फंस गए, मैंने अपने घर में पैसे भेजने हैं, तुम ज़रा उनको भेज दो तो मैं फिर तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा। अब आपने उनके दोस्ती यारी में ये नहीं पूछा कि भाई आपको क्यों चाहिए, कौन हो तुम पे यकीन नहीं है, आपको लगेगा ये उसी का अकाउंट है। लेकिन वो इस दौरान जो है वो आपको अगली कहानी की तरफ ले जाएगा। आपको कहेगा मेरे रिश्तेदार हैं शहर में, मेरे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनको पैसे चाहिए तो तुम ज़रा उसको ट्रांसफ़र कर दो। आप दोस्ती यारी में उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो असल में वो भी उनके साथी होते हैं, तो वो पैसे रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ना तो वो हाथ आता है जिसने जाली अकाउंट बनाया होता है मैसेंजर पे, और ना ही आप किसी के पास जा सकते हैं अनलेस अनटिल के FIA के पास आप जाते हैं। वो फिर मनी ट्रेल चेक करने का भी 45 दिन का एक प्रोसेस है, जो कि आपका बैंक जो है वो आपको देखता है कि आपने जिस रकूम अगर आपने जैज कैश के ज़रिए भेजी या आपने बैंक के अकाउंट्स के ज़रिए भेजी ऑनलाइन, तो वो उसको चेक करने के दौरान कि ये एंड मनी ट्रेल किस जगह से ये पैसे विड्रॉ हुए हैं, 45 दिन का चक्कर है। वो 45 दिन पूरे होंगे तो फिर अगली बात आगे चलेगी। इस दौरान तो वो बंदा पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया और आप ही डिसहार्ट होकर बैठ जाएंगे, अब जो होना था वो तो हो गया। इसी तरह बहुत सारे एक फ्रॉड जो है वो ये भी हो रहे हैं कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ई-कॉमर्स के दौरान बहुत सारे लोग अपने टिकटॉक और अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए लोगों को डायरेक्ट डील कर रहे हैं। एक है कि आप किसी एप्लीकेशन के ज़रिए किसी को ऑर्डर करते हैं, चाहे वो दराज है या कुछ इस तरह की दीगर एप्लीकेशंस है। एक ये है कि आपको डायरेक्ट कोई डील कर रहा है कि मैं जी फलां मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सामान है ये बेच रहा हूँ, अगर आपको किसी को चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। अब वो क्या करेगा, ठीक है, वो कहेगा जी आप इतना मालियत का सामान मेरे से ले रहे हैं तो इसमें से कम आधे पैसे तो मुझे भेजे ना, आप ये ना हो कि आप आ जाएं यहाँ पैसे, और आपसे आपके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी मंगवा लेगा, और ये भी कह सकता है कि आप ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भेजें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं इतना कीमती सामान आपको भेज रहा हूँ, कि 20 लाख का सामान भेज रहा हूँ, 10 लाख तो मुझे आप भेजें, लेकिन मेरा तो सामान आपके पास 20 लाख का जा रहा है, आप मुझे शनाख्ती कार्ड ही भेजें, साथ पैसे भी भेजें। अब पैसे भी चले गए, शनाख्ती कार्ड भी चला गया, लेकिन वहाँ से आने वाला जो पार्सल है जिसकी तस्वीरें उसने दिखा दी हैं कि जी ये पार्सल आ रहा है, ये पैक हो गया, ये मैं फलां कोरियर कंपनी के दफ्तर हूँ, वो अब रास्ते में ही चेंज होगा और उसी पार्सल के अंदर टूटा फूटा सामान होगा जो कि सिर्फ नाम का एक पार्सल होगा, ताकि आप लोगों की एक वो तसल्ली हो जाए कि पार्सल आ रहा है। तो जब पार्सल पहुंचता है तो पता लगता है कि उसमें तो कबाड़ है। ठीक है, और ये एक फ्रॉड, आप वो कुरियर कंपनी से भी रब्ता करेंगे, कहेंगे हाँ जी आपका पार्सल आ रहा है जी, हाँ, डिलीवर हो रहा है हमारे पास तो वो आ रहा है। अब वो आदमी जो है उसके जो अकाउंट है वो क्या करता है कि वो अपना अकाउंट बंद करता है और वो जो उसकी मंगवाया हुआ शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर नई सिम निकलवाता है और फिर उसी की शनाख्ती कार्ड पे नए शिकार पे निकल जाता है। ये एक फ्रॉड की नई किस्म आई है। कैसे कैसे नहीं। अच्छा ये बताएं कि ये जो हमें मैसेज आ जाते हैं AC करवा लें जी, वो फलाना बेच दें, फलां हमारी स्कीम आगे, ये नंबर किस तरह से जा रहा है सारा? ये वो नंबर, भी उनको ये पता वो चल रहा नंबर है, है, एड्रेस भी पता चल रहा है, ये वो नंबर हैं जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स और मुख्तलिफ लोग आपसे रजिस्टर करवाते हैं। आप अपना नंबर देते हैं किसी भी ऐसी जगह पे जो कि आपने शॉपिंग की
और आपने उनसे कहा कि जी उन्होंने वो आपसे नंबर मांगते हैं कि हर कोई मांगने लगे अब तो, नंबर मांग, जहाँ भी जाए वो कहते हैं नहीं आपका नंबर क्या है, नंबर क्या है, सब ठीक है। पूछते हैं। तो वो हमने अब उसमें वो किस तरह मांग सकते हैं, उसके ऊपर किसने अलाउ किया उनको, कोई नहीं पूछता। वही नंबर वही डाटा बाहर बिक रहा है। नहीं तो ये क्या नादरा से नहीं जा रहा? नादरा का भी सुनते हैं जी हैक हो गया और वो ना देखें नादरा, जी, वो डार्क वेब पर मैं बिक रहे हैं फलां। डार्क वेब के ऊपर तो बहुत अहम तरीन अदारों के जो डाटा है वो भी बिक रहा है। वो नादरा बहुत अहम जो है हमारा अदारा है। और इसके बारे में भी चीज़ें ये होती हैं कि कोई ना कोई सुकम जो है वो ढूंढ लेते हैं ये लोग, और फिर जब वो उसके में ट्रायल तो चल रही होती है इनकी हर तरफ की, और उसमें ज़्यादातर जो हैकर्स इन्वॉल्व होते हैं वो गैर मुल्की होते हैं। और फिर जब वो क्या करते हैं कि वो डार्क वेब पे लगाते हैं, तो फिर पाकिस्तान में बैठे जो गैर लोग होते हैं जो इस तरह की हैकिंग में मुलव्वस होते हैं या फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं, वो वहाँ से वो डाटा खरीदते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स वाला डाटा है, ये डाटा हमेशा जो मैंने प्रोब किया है इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें निकली हैं वो ये है कि ये मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि आपको ब्रांड्स के लोग जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं वहाँ पे उनके पास लोगों का डाटा जमा हो जाता है, इतने लोगों के नंबर शंबर, तो वो वहीं से इनकी ये लिस्टें जो हैं वो बिकती हैं। क्योंकि ये तो इश्तिहार आते हैं कि आपको हम जनाब इतने हज़ार लोगों तक आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएं, उनके नंबर पे डायरेक्ट हमारा मैसेज आएगा, मेरे पास इतने हज़ारों के नंबर है, मेरे पास इतने हज़ारों के नंबर है, मैसेज आते हैं। तो वो लोग किस तरह से ये इश्तिहारबाजी कर रहे हैं? ये तो फिर इलीगल है कि इलीगल। आप कैसे किसी के पास डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं और कर सकते हैं? आपके पास ये नंबर आए कहाँ से? आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आप जाएँ, इतने पैसे दें और वो आपको कहेंगे कि हाँ जी हम ये मैसेज भेज देते हैं सबको। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी की पर्सनल प्राइवेसी के ऊपर जो वर्किंग है या लोगों को अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। जाएगा कि जिस तरह अमेरिका में या यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में है कि वहाँ पे पर्सनल स्पेस या पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब इस तरह तो वकला का मुझे याद आया कि उनका भी डाटा वहाँ पर होता है, सब वहाँ से भी जाता है। वो हर दफ़ा जिस तरह आते हैं मैसेज कि जी इसको सपोर्ट करें, इसको वोट करें, ये होता है, साफियों में भी होता है। तो वहाँ पर सबके कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी कंप्यूटर में, किसी जगह पर, किसी के फ़ोन नंबर में। उसका आपने लिया तो आपके पास सारों का आ गया। वही ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद जो सर्वर है वहाँ तक किसी की भी रसाई हो गई है तो फिर उसके या बाद वहाँ जो बंदा बैठा है उसने तो लेकर उस कॉपी करनी है, फिर उसके बाद एक होता है कि आजकल चूंकि मुख्तलिफ डाटा जो है वो मुख्तलिफ लोगों के जिसमें चाहे वो रब्ता नंबर हो या दीगर चीज़ें हो, वो एक डॉक्यूमेंटेड फाइल बनती है जिसमें नाम है, नंबर है और आईडी कार्ड नंबर है, वो आगे लिखा होता है। अब वो जब भेज दी किसी एक को बंदे को थी, लेकिन उसने अपने सर्कल में किसी को ये भेज दी। जैसे कि हम सब जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब की एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, वल्दियत भी लिखी हुई है, आईडी कार्ड भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, उसके दायरे का नाम भी लिखा हुआ है और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। इसी तरह हर प्रोफेशन का, डॉक्टर्स का ये होगा, इंजीनियर होंगे, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर जगह ये है। तो वहाँ से तो बड़ा ही मुश्किल हो गया है कि किसी हर बंदे को कैसे चेक करें कि वहाँ से तो वो ये ही तो इसको जो है वो सिक्योरिटी डोमेन को जो है वो बेहतर करना पड़ेगा और तमाम अदारों को इसके ऊपर सोचना ही पड़ेगा। और ख़ास तौर पे इसमें अगर पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है तो वो यही है कि आपने अपनी फ़िक्र खुद करनी है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। अच्छा, अभी अयाज सादिक साहब का आया स्पीकर कौमी असम्बली में, कहते हैं मेरी आवाज़ में किसी ने फ़ोन किसी को किया और उससे पैसे या इस तरह की चीज़ मांगी तो उसने शुक्र है कि मुझे डायरेक्ट कॉल कर ली, तो वरना तो उसने मेरी आवाज़ में कर दिया था। परवेश शाह सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने ये आवाज़ उठाई। यानी लोगों में इतना खौफ है कि जी हमारा डाटा चला जाता है कि कहा गया कि इस्लामाबाद में सर्वे होने लगा है और उसमें हर घर का सर्वे करवाना है। मेरा ख्याल है ये सारे अफगानिस्तान के कितने लोग हैं, कहाँ कितने लोग रह रहे हैं, क्या है कि जी बुजुर्ग कितने, औरतें कितनी, बच्चे कितने हैं। तो उन्होंने कहा परवेश शाह साहब ने कि यहाँ तो नादरा का डाटा हैक हो जाता है, तो ये डाटा आप कैसे महफूज बनाएंगे? आप तो सारे डाकू चोरों को बता देंगे कि फलां घर में बुजुर्ग इतने हैं, औरतें इतनी हैं, वो अंदाज़ा लगा लेंगे, बच्चे इतने हैं तो इस टाइम पर ये जाते हैं। तो इतना लोगों को खौफ है और ट्रस्ट नहीं है। पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स खुद कहते हैं जी हमारे साथ भी फ्रॉड हो गया। तो जिन्होंने फ्रॉड पर काबू पाने के लिए कानून साजी करनी है, पकड़ना है, उनके साथ खुद ये हो रहा है, खुद वो इतने खौफजदा है। पंजाब असम्बली की एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक कौमी असम्बली की मेंबर है, सॉरी सूबाई असम्बली की मेंबर है, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि किस तरह आपने जो है व्हाट्सएप कंपनी जो है उसको अप्रोच करना है और उसमें सबसे ज़्यादा मदद जो है वो आपके अपने ही वो लोग कर सकते हैं जिनके पास आपका व्हाट्सएप मौजूद है। आप अपने 10 दोस्तों से फौरी तौर पर ये ज़रूर कहें कि मेरा व्हाट्सएप जो है हैक हो गया, आप उसको ब्लॉक करें और ब्लॉक करने से पहले उसको रिपोर्ट करें। जब आप रिपोर्ट करेंगे तो व्हाट्सएप की जो मदर कंपनी है वो इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करेगी कि ये रिपोर्ट क्यों हो रहा है। वो फिर वो उसकी ऑथेंटिकेशन करना चाहेगी। जब ऑथेंटिकेशन करने की तरफ जाएगी तो वो जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है वो मांगेगी।
तो फिर उससे ये होता है कि 6 से 8 घंटों के अंदर अंदर या 12 घंटों में या 24 घंटों में आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाता है। ये फौरी तौर पर करना चाहिए। और दूसरा ये भी कि अपने किसी को कह दें कि वो जो भी सोशल डिजिटल मीडिया है या व्हाट्सएप पर बता दें कि भाई उसके किसी भी कॉल आए, कुछ आए, मैसेज आए तो उस पर ध्यान ना दे। ये तो फौरी तौर पर किया जा सकता है। ये जो कहा जा रहा है, अभी आपने NCCI के एक एहलकार का भी मुझे वो सुनवाया कि गेमिंग के थ्रू भी हो रहा है और बैटिंग ऐप्स के थ्रू हो रहा है, यानी सोशल मीडिया की ऐसी ऐसी जगहों से हो रहा है कि जहां आप खुद बैठकर बात कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं और ऐसे लगता है कि पता ही नहीं चल रहा है, आप खुशी से लुट रहे हैं। तो उसमें ये है ना कि आपको वो कहा जाता है पहले थोड़ा सा आपको बेनिफिट दिया जाता है। बेनिफिट देने के बाद आपको जो है वो ये लालच दिया जाता है कि आप मज़ीद इसके ऊपर ये चीज़ शेयर करें, ये चीज़ अप्रोच करें, इस चीज़ के साथ लिंक हो, और फिर उसके बाद आपको मज़ीद ये चीज़ दी जाएगी। और शुरू में पैसे दे भी देते हैं। हाँ जी। उसके बाद आपकी चीज़ें लुटना शुरू हो जाती हैं। आपकी पिन, आपने अपनी पर्सनल चीज़ की कभी किसी को नहीं देनी, चाहे वो आपका बैंक का कोड नंबर है, पिन कोड है, OTP है, आपने कभी किसी को नहीं देना। आपने कहना है जो करना है मैं खुद कर लूँगा। आप फौरी तौर पे कोई भी आपको कॉल करे कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ और आपको ये रिक्वायर्ड है आपकी इंफॉर्मेशन, आपके मसाइल आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा ठीक है जी मैं बैंक चक्कर लगा लूँगा, अब मैं फ़ोन पे नहीं दूंगा। ठीक है, या फिर आप बंद करें और उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करें, उनसे पूछें कि जी ये मेरा नंबर है और इस तरह मैं अकाउंट होल्डर हूँ, तो मुझे जो है वो कॉल आई है, तो क्या मेरा कोई इशू है। इस तरह आप बच सकते हैं। वरना अगर आप फौरी तौर पे घबरा के या किसी को भी कोई भी चीज़ हैंड ओवर कर देंगे, वो आपको लूट लेगा। जाबिर, ये भी तो देखा गया है कि NCCIA के अंदर लोग बैठे हुए थे जो मंथली ले रहे थे, जो पैसे ले रहे थे, और कॉलिंग सेंटर्स चल रहे थे, दीगर ऐप्स चल रही थी या गेमिंग ऐप्स चल रही थी, और उनको एक कॉन्फ्रेंस था चलाने वालों को कि हम तो उनको मंथली दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लिहाजा हम जो मर्जी करते रहे। देखें, किसी भी दायरे के कोई भी लोग हों, उनके बारे में जब ये कहा जाता है ना कुत्ती चोराना लड़ी हुई है, तो वो जब ये मामला आता है तो फिर उसके बाद ही ये चीज़ें स्कैम सामने आती हैं कि कोई लोग इतने खुल खिला के इतना कुछ जो है वो कर रहे हैं। किसी भी इलाके में अगर कोई कोबा खाना चल रहा है या फिर मुंशात फरोश मुंशात बेच रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके बारे में थाने का मुंशी और थाने का SHO जानता ना हो। लेकिन चूंकि थाने का सिस्टम भी तो चलाना है, इतना तो बजट नहीं है कि वो थाना को 30 दिन रन कर सके। थाने की मोबाइल में घूमना है और भी बड़ा खर्चा है, तो वो सारी चीज़ें फिर इस तरह देखनी पड़ती हैं। सेम लाइक फिर पैसा किसको नहीं चाहिए। पाकिस्तान में सरकारी अदारे में जॉब हासिल करने वाले लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जब वहाँ जाएंगे तो नस्लें संवर जाएंगी। और नस्लें कैसे संवरती हैं? वो नस्लें ऐसे ही संवरती हैं कि वो फिर लोगों को, मुजरमाना जहनीत रखने वाले या सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, और फैसिलिटेट करने के बाद वो खुद सच्चे हो जाते हैं। आपको अभी NCCIA का रिसेंटली ये केस पता है कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। सरफराज चौधरी साहब ने जिस तरह एक दावा किया था कि वो हम तो जो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह एक राह दिखाई अपने मुतहद लोगों को कि आप किसी के ऊपर भी हाथ डालें, आप किसी की भी प्रॉपर्टी अपने ले लें, आप उसके अकाउंट से पैसे निकाल लें, और फिर उसके बाद उनके घर वालों को भी डराएं, और उसमें जो है वो गैर कानूनी तौर पे एक अहम तरीन एजेंसी का भी नाम लें। ये इंतहाई घटिया तरीन हरकत थी। और सेम लाइक के बहुत सारे पुलिस वाले, NCCIA के लोग या कुछ और लोग इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के नाम लेकर प्रेशराइज करके लोगों को डरा धमका के पैसे निकलवाते हैं। अब ये रिसेंटली वाकया चूंकि इस फ्रॉड से तो मुंसलिक नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रावी रोड के ऊपर शफीकाबाद थाना है, वहाँ पर एक शख्स है, उसके पास लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल मौजूद था। अच्छा। उसका लाइसेंस जो है वो घर में मौजूद था और पिस्तौल उसका गाड़ी में रखा हुआ था। तलाशी के दौरान वो निकल आया। उसने कहा कि जी ये मैंने तो इसलिए रखा हुआ है कि मेरे ये मसाइल है और मैं ये तस्वीर है, मैं मंगवा भी लेता हूँ, लेकिन मैं इसलिए मैंने लाइसेंस ये असला रखा हुआ है। उन्होंने खैर उसको लेकर चले गए और जाके तो थाने में बंद कर दिया। उसको डराते धमकाते रहे और इस दौरान उससे पैसे लिए गए। और फिर पैसे लेने के बाद दोबारा से जब बाहर निकले, उसने कहा कि नहीं तुम्हारा ये इशू है, ये इशू है, तो तुम्हारा FIR वापस करनी है तो और पैसे दो। ठीक है, अब एक दफ़ा काबू आ गया है, हाँ, तो अब इससे और अब वो उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए उस वक्त तो पैसे भर दिए, लेकिन फिर वो अगले दिन आला अफसरान के सामने पेश हुआ, उसकी इंक्वायरी हुई, और उस इंक्वायरी के बाद जो है वो वहाँ के थाने के SHO समेत 4 लोग जो हैं वो मुअत्तल हुए। फिर उनके ऊपर FIR दी गई है डकैती की, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक शख्स को हस्ब बेजा में रख के उससे पैसे लूटे हैं। अब बात यह है कि दारों के अंदर बैठे हुए लोगों की भी काउंसलिंग करना
और उनकी भी जो है वो मॉनिटरिंग करना बहुत वो ज़रूरी ज़्यादा है। ज़रूरी मुझे याद है कि अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, लाहौर में एक CCPO आए थे, उमर शेख साहब। उन्होंने हर एक अफसर जो कि लाहौर में तैनात था, चाहे वो DSP है, SHO है, जो वो अफसर जो कि मॉनिटरिंग अफसर हैं, जो जिनके मतहत मुख्तलिफ लोगों ने काम करना है, उन सब की उन्होंने स्पेशल ब्रांच के ज़रिए रिपोर्ट्स मंगवाई थी। ठीक। और फिर इवन ये कि हमें ये भी याद है कि उन्होंने सहाफ़ी जो क्राइम रिपोर्टर्स थे उनकी भी लिस्टें मंगवाई अच्छा। कि कौन है जो कि मुजरमाना रिकॉर्ड रखता है, या किसी का कोई ऐसा मसाइल है कि जो कि उनसे जिनसे बात की जाए या ना की जाए। बहरहाल ये उनका अपना एक ज़ाती मामला था कि उन्होंने फैसला लिया कि उन्होंने लोगों के सब देख रिकॉर्ड रहे हैं। एक वक्त में पता लगा कि कितने नशई हैं, कितने ड्रग्स लेते हैं, कितने नशियात फरोशों के साथ जुड़े हुए हैं, कितने क्या क्या क्राइम्स में हैं। वो तो ऐसे लगा कि पता नहीं, ज़्यादातर पुलिस वाले तो खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसी में जो है वो आप ये देखें ना कि फिर NCCIA हो या फिर दीगर इदारों के लोग हों, वो जब खुद मुजरमाना जहन रखेंगे और इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होंगे, तो फिर ऐसे लोग जो कि फ्रॉड करते हैं उनको भी ये आसानी रहती है। और फिर जब ये लहू एक दफ़ा मुंह को लग जाए तो फिर वो चाहे जेल से हो भी आए तो वो जेल से नए तरीके ही सीख के बाहर आते हैं। वो ये नहीं कि वापसी रिवर्ट हो जाए, कोई गंदा काम कर लें। वो कहते हैं कि अच्छा अब इससे बड़ा हाथ डालना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर वक़ास साहब का। और इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह लोगों की अवेयरनेस के लिए आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। तो जनाब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, किस तरह के फ़्रॉड हो रहे हैं और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।